वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, यानी कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखते हैं कि कैसे जब भी कोई चार्ज या आवेशित कण को हम वैद्युत क्षेत्र में उसको प्रवेश कराते हैं तो उसका जो गमन पथ होता है वो कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो वो उसी प्रकार होता है जैसे कि किसी एक समान गुरुत्व क्षेत्र में किसी प्रेक्षेप की गति। मतलब अगर गुरुत्व क्षेत्र एक समान है और उस पर अगर कोई प्रेक्षेप मतलब कोई वस्तु गति करता है तो वो एक वक्र पथ पर गति करता है और वो वक्र पथ कैसा होता है, प्रवलयाकार होता है। इसका मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो क्या वो एक परावलयाकार पथ पे गति करता है या गमन करता है या नहीं, वो हम प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जैसे कि टॉपिक है हमारे पास कि दो समांतर प्लेट है। कैसे समांतर प्लेट, जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर है और दोनों पर आवेश है लेकिन एक दूसरे से विपरीत। एक पर धनावेश है तो दूसरे पर ऋणावेश है। ठीक है, और उस पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कागज के तल, जो कागज की तल है, कागज के तल में नीचे की ओर है। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारे पास दो प्लेट है जो कुछ दूरी पर है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। दोनों कैसे हैं? दोनों समांतर हैं। अब इन दोनों पर आवेश है लेकिन एक दूसरे से विपरीत। तो अगर इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर कैसी आवेश है? प्लस क्यू आवेश, तो इस पर जो आवेश है वो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। कैसी आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। तब इस पर यहां पर क्या होगा? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैंने आपको पहले धरिता वाले चैप्टर में जब मैंने एक टॉपिक कराया था कि संधारित्र की धरिता के लिए, तब मैंने ये टॉपिक पहले ही बता दिया कि जैसे ही किन्हीं दो समांतर प्लेटों के बीच में कुछ आवेश दिया जाता है तो उन प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। जैसे कि इसमें होगा, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो धन प्लेट से ऋण प्लेट में होगा। ठीक है, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा? धन प्लेट से ऋण प्लेट में, ऋण प्लेट की ओर। ये जो वैद्युत क्षेत्र है, देखो ये धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है। अब हम जानते हैं कि ये जो समांतर प्लेट है ये 2D में है, मतलब इसके जो निर्देशांक है वो एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये 2D में है। किसमें है? 2D में है, मतलब द्विविमीय में है। ये ओ, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। क्या इतना क्लियर है? तो तुम्हें इतना एज्यूम करना है कि ये जो रखा है समांतर प्लेट संधारित्र वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रखा है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इसमें ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये कागज के तल के नीचे की ओर है। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये एक कागज का तल है, ये पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसके कारण, इन दोनों प्लेट, नीचे की प्लेट और ऊपर की प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कागज के तल नीचे की ओर है। मतलब वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा है, नीचे की ओर है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक आवेशित कण है और मैंने आवेशित कण को लिया इलेक्ट्रॉन। मैंने माना कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो प्रारंभिक वेग v से एक्स एक्सेस में गतिमान है। किसमें है? एक्स एक्सेस में गतिमान है। तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है,
ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m और इसका वेग जो है वो v है। इसका द्रव्यमान, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, m है, और इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और इसका वेग क्या है, v है। प्रारंभ में तो ये x एक्सिस में ही गति करता है। किसमें? इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, x एक्सिस में ही होगा। लेकिन जैसे ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है, और वो बल लगता है y एक्सिस में ऊपर की ओर। क्यों? ऐसा क्यों? x एक्सिस में, y एक्सिस में नीचे की ओर क्यों नहीं लगता है? तो हम जानते हैं कि जो समान आवेश होती है ना, कि जो समान आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जो विपरीत आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यहां का जो इस प्लेट पर जो आवेश है इसके कारण ये हल्का सा प्रतिकर्षित होता है, और इस प्लेट के कारण ये हल्का सा आकर्षित होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वाय दिशा में गति करता है। किस दिशा में गति करता है? वाय दिशा में ऊपर की ओर गति करता है। वाय दिशा में कहां गति करता है? ऊपर की ओर। तो पहले मान लो इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर एक टाइम के बाद फिर से ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर चला गया। अब तब इसका वेग मैंने मान लिया v डैश। अब इसका वेग जो है वो v है। अब इसका वेग क्या है? v है। क्या इतना क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में अंदर की ओर प्रवेश करता है वैसे वैसे उस पे ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां है कि ये जो प्लेट है ना, इन प्लेटों को, इन किनारों को छोड़कर, सिर्फ किनारों को छोड़कर मैं कह रहा हूं, बीच में जो भी वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, किनारों पर एक समान नहीं है। इसीलिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इसके कारण प्रतिकर्षित होता है और इसके कारण आकर्षित होता है, तो ये एक पथ पर गति करता है, और वो वाय दिशा में, देखो वाय दिशा में ऊपर की ओर गति करता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो अब हम देखते हैं कि ये जो पाथ है, ये पाथ किस प्रकार का हमें प्राप्त हो रहा है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग है एक्स एक्सिस के अनुदिश, वो क्या है? v वेग से वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है ना, तो मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अनुदिश कहो या एक्स एक्सिस के अनुदिश भी वेग से गतिमान है और यह प्रारंभिक वेग से वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती है या प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रारंभिक की बात करूं, प्रारंभिक में तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो एक्स एक्सिस में है, लेकिन जैसे ही वो वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे त्वरण उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है कि एक्स एक्सिस से अब उसकी गति किधर जाता है? वाई एक्सिस में। तो प्रारंभ में एक्स एक्सिस में तो होता है, ये एक्स एक्सिस में वो प्रारंभ में उसका कुछ ना कुछ वेग होता है, लेकिन जैसे वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो मैं कहता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन पर जो एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसके कारण वो वाय दिशा में गति करता है, और वाय दिशा में जब गति करता है तो उस पर एक क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स दिशा में उस पर कोई बल नहीं लगता है, लेकिन वाय दिशा पर उस पर एक बल लगता है। क्लियर है? तो इतना मैं लिख सकता हूं कि
एक वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर एक्स एक्सिस के अनुदिश, एक्स एक्सिस के अनुदिश कोई बल नहीं लगता है, कोई बल नहीं लगता है, परंतु वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में एक बल लगता है। तो वो बल क्या होगा? हम जानते हैं, पहले मैंने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ाया कि जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण को रखा जाता है तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता है? E बराबर F अपॉन Q। तो यहाँ Q की जगह पर कौन है? E है। तो अगर यहां से मैं F निकालूंगा तो F बराबर क्या आ जाएगा? E, स्मॉल ई जो है वो आवेशित कण है और कैपिटल ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र में, उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला बल है। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल है वो ई, कैपिटल ई है। ये हमने मान लिया इसको समीकरण 1। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो किसके कारण? इलेक्ट्रॉन पर बल के कारण उस पे एक त्वरण उत्पन्न होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन पे बल के कारण, जो इलेक्ट्रॉन पर बल के कारण, बल के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन बल के कारण क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, जैसे अगर ऐसा नहीं होता तो ये अपने जो प्रारंभिक पथ है, अपनी प्रारंभिक मार्ग या प्रारंभिक पथ पर ही गति करता। इस पर एक बल लग रहा है जिसके कारण ये अपनी प्रारंभिक, देखना, ये अपनी जो प्रारंभिक पाथ या प्रारंभिक मार्ग है उससे विक्षेपित हो जाता है ना। जैसे विक्षेपित हो जाता है तो वो अपनी गति में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है, क्योंकि तब ये तेजी से, ये जो वाई प्लेट है या वाई एक्स, सॉरी, ये जो ऊपर वाला प्लेट है वाई एक्सिस में, ये तेजी से इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। तब मैं कह सकता हूं त्वरण बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एफ अपॉन एम। क्यों? क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? ए, सॉरी, एम ए, एम ए। तो यहां से ए निकालूंगा तो एम बट्टे में आएगा, क्योंकि एफ का मान हमारे पास है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ई और एम। क्या इतना हो जाएगा? इसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन क्या है? सेकंड है। अब मुझे देखना है कि इलेक्ट्रॉन की एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में गति क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस में गति, इलेक्ट्रॉन की एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस में गति। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस में गति। तो हम जानते हैं जो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग है वो v वेग से ही गति करता है, क्योंकि तब एक्स एक्सिस में कोई त्वरण नहीं होता है। तो एक्स एक्सिस में क्योंकि प्रारंभिक वेग v है तो उस पर कोई त्वरण नहीं है, तो उसका कोई त्वरण नहीं है, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। तो एक्स एक्सिस के अनुदिश, एक्स एक्सिस के अनुदिश इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में है ना, तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। क्या जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय।
तो चाल क्या है, v है, दूरी क्या है, x है, समय क्या है, t। तो यहां से अगर मैं दूरी निकालूंगा तो v t आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x बराबर क्या हो जाएगा, v t। ये समीकरण हमारा क्या है, थर्ड है। क्या है, समीकरण थर्ड। अब हम देखेंगे y एक्सिस में, किसमें देखेंगे, y एक्सिस में। y एक्सिस में, y एक्सिस में क्या देखेंगे, मैं कह सकता हूं कि y एक्सिस के अनुदिश जो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि y एक्सिस में इस दिशा में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर त्वरण है। ध्यान से सुनना, ये लाइन मैं लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम नोट डाउन करके लिख सकते हो कि y एक्सिस के अनुदिश इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य है। क्यों, क्योंकि y एक्सिस में उस पर क्या है, उस दिशा में त्वरण है। तो अगर त्वरण है तो जाहिर सी बात है जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो मैं कह सकता हूं कि y एक्सिस के अनुदिश इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, तो y एक्सिस के अनुदिश या y एक्सिस में, y एक्सिस के अनुदिश इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो वो होगा y बराबर हाफ ए टी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ ए टी का स्क्वायर। अब क्या हमारे पास a है, क्या हमारे पास a है, देखो समीकरण 2 में a का मान है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं कि समीकरण 2 से समीकरण 2 से a का मान, a का मान समीकरण किस पे, इसको मान लो 4, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 4 में रखने पर, तो रखो जरा, क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर a का मान क्या है, पहले हाफ, a का मान क्या है, a का मान है E बट्टे m, क्या ये है, और साथ में कौन है, टी स्क्वायर। क्या इतना है, अगर इतना है तो यहां से मैं और क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं, हमारे पास तो ये आ जाएगा, सॉरी, अब यहां से मैं टी का मान रख सकता हूं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो x बराबर क्या है, वी टी, वो हमारे पास वी टी है ना, तो यहां से अगर मैं t निकाल लिया, क्योंकि t भी है हमारे पास, अगर मैंने t निकाल लिया, क्या निकाल दिया, t, तो मैं क्या कर यहां से निकाल सकता हूं, अगर t निकाल सकता हूं तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन v आ जाएगा। तो ये मैं इसमें रख सकता हूं, तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, ये आ जाएगा y बराबर हाफ ई, कैपिटल ई वाई एम, और t की जगह पर क्या आ जाएगा, x अपॉन v, और इस पर स्क्वायर, क्योंकि t पर क्या है, स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं इसको हाफ ई अपॉन एम, स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर स्क्वायर भी आएगा, तो x का स्क्वायर ऊपर और नीचे v का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, ठीक है, तो ये है हमारे पास फाइनल समीकरण। ये क्या है हमारे पास फाइनल समीकरण, इसको क्या मान लो, समीकरण 5, 6, कौन है 4, 5। अब क्या ये समीकरण तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, क्या ये समीकरण y बराबर, देखना y बराबर सी एक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है, कोई भी यहाँ कांस्टेंट मान लिया, तो सी नियतांक मान लिया, सी एक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है, देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, c, क्योंकि अगर मैं c बराबर क्या मान लू, हाफ ई, कैपिटल ई वाई एम भी का स्क्वायर लिख लूं, तो क्या इसके जैसे दिखेगा, देखो सी एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं यह किसका समीकरण है, यह
परवलय का समीकरण है। y बराबर सी एक्स जो है वो परवलय समीकरण है। परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण है। तो अगर ये परवलय का समीकरण है ना, तो क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं कह सकता हूं ना कि ये भी एक परवलय का समीकरण है। अगर ये परवलय का समीकरण है तो इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन। उसका द्रव्यमान क्या है? एम। किसमें है? वैद्युत क्षेत्र। उसका वेग क्या है? v। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, अगर ये हमें परवलय की तरह दिख रहा है तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जैसे अपनी प्रारंभिक वेग से ये वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा, मार्ग होगा, वो भी एक परावलयकार ही होगा। तो यहां यह सिद्ध होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एकसमान वैद्युत क्षेत्र में गति करता है या प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होता है वो परावलयकार होता है। इस बात को याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आवेशित कण जब भी किसी वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है अपनी प्रारंभिक वेग से तो उसका जो पाथ बनता है वो एक परवलयकार पाथ बनता है। तो ये मैं लिख देता हूं नोटेट करके कि अतः वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का गमन पथ जो होगा वो परावलयकार होता या होता है। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें यहां ये सिद्ध होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो वो हमेशा किस पाथ में गति करता है? परावलयकार पथ में गति करता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से सुनना, अब यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैद्युत क्षेत्र में, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में एल दूरी तय करती है। क्या दूरी तय करती है? एल दूरी। मतलब यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिया मैं? एल। तो मैं कह सकता हूं कि वैद्युत क्षेत्र में ये जो देखो दूरी निकाला था हमने, एक्स निकाला था, तो अगर मैंने ये एक्स दूरी क्या मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो एल है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा वैद्युत क्षेत्र में तय की गई दूरी क्या हो? एल हो। तो क्या कह सकता हूं कि जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा? l के बराबर। तो ये जो समीकरण होगा वो समीकरण क्या बन जाएगा हमारे पास? समीकरण बन जाएगा हाफ ई बाई एम वी स्क्वायर बाई एल का, या तो मैं इसी के साथ लिख सकता हूं एल का स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लेटों के बीच में, किसके? प्लेटों के बीच में प्रवेश होता है या गति करता है, तो क्योंकि उसकी जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी वेग जो है वो बढ़ जाता है। मैं कह सकता हूं कि ये जो वेग है ना, ये वेग जो है वो इस वेग से कम है। मींस जो ये वेग है वो ग्रेटर देन क्या है? v है। मतलब प्रारंभिक वेग से ये जो वेग है ये ज्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेटों के बीच में प्रवेश करता है तो उसमें अगर गतिज ऊर्जा क्या हो? k हो। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या प्लेटों के बीच में प्रवेश करता है, आवेशित प्लेटों के बीच में, तो उसमें एक क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक, तो लिख सकते हैं यदि प्लेटों के बीच प्रवेश करने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो। क्या हो? k हो। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है?
गतिज ऊर्जा होता है K बराबर हाफ mv²। देखो क्या ये हमारे पास mv² है, तो क्या यहाँ मैं mv² निकाल सकता हूं? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, mv² निकालूंगा तो 2 बराबर में जाएगा, तो mv² बराबर क्या आ जाएगा 2k। क्या मैं इसमें रख सकता हूं? जैसे मैं इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y बराबर e ये l का स्क्वायर बाय ये, इसके जगह पर क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। 2k जब इस 2 के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 4k। तो ये जो हमारे पास परावलयकर पथ में जो गति है वो उसके गतिज ऊर्जा के कारण है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए देखा जाए तो इससे 101% कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पूछ लेता है। टॉपिक पूछे या ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल तुमसे पूछ लेता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, खासकर IIT JEE के लिए ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको थोड़ा केयरफुली समझना, एक एक चीज को नोट करके लिखना, जो मैंने नहीं लिखा जो बोला वो भी नोट करके लिखना, एक एक वैल्यू को अच्छे से याद रखना। ये वाला, ये फॉर्मूला, ये और ये, इन फॉर्मूले को अच्छे से थोड़ा याद रखना, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ठीक है, अगर समझ में आया तो इसे पॉज करो और 5 मिनट में से नोट डाउन करें। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हो, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।